नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी सनी सारद और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार वायदों के अनुरूप रेगुलर तौर पे वैकेंसी भले ही नहीं निकाल रही हो, लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद बीजेपी ने एक वैकेंसी जरूर निकाल दी है और वो वैकेंसी नेता प्रतिपक्ष के लिए है। कैप्शन में हमने लिखा है कि ये अदृश्य वैकेंसी है। दरअसल 3 महीने से ज्यादा का वक्त अब होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक दल का नेता चुन नहीं पाई है। माना यह जा रहा था कि बजट सत्र के पहले जो है इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, या फिर यह कह लीजिए कि जो पार्टी के कर्ता धर्ता और जो चेहरा है आज के समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इस देश के, वो शायद झारखंड बीजेपी को जो है उस हिसाब से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर व्यस्तता के बीच जो है उनको समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर यह कहा जा रहा है कि एक वैकेंसी निकाल दी गई है और बाकी के जो लोग हैं झारखंड बीजेपी में, और जो खास करके जो चुनाव जीत करके जो विधायक आए हैं जिनकी संख्या 21 है, काफी शुभ अंक भी है, और ये जो विधायक हैं वो अब आपसी में जो है अपनी प्रतिद्वंदता जो है दिखा रहे हैं और इस अदृश्य वैकेंसी में हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह है कि हमने लिखा है कि बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अदृश्य वैकेंसी निकाल दी है। सदन के अंदर, सदन के बाहर आपको दिख रहा होगा कि नेता किस तरीके से, खास करके जो बीजेपी के विधायक हैं, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में किस तरीके का बयान दे रहे हैं। सीपी सिंह हो या फिर दूसरे विधायक काफी चर्चा में हैं। दूसरा, जो सदन के अंदर एक बात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है कि कोई है जो उनके खिलाफ अफवाह फैला रहा है। आखिरकार कौन सी वैसी बातें हैं जो की जा रही है और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं और सदन के अंदर इन बातों को दोहरा रहे हैं, उसके बारे में भी इस लाइव में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण, बजट सत्र का आज तीसरा कार्य दिवस था। उस दिन जो है सीपी सिंह, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं झारखंड विधानसभा का, उन्होंने मंत्री चमरा लिंडा को पहचानने से सदन के अंदर इनकार कर दिया। और यह जो बहस है वो काफी वायरल भी हो रहा है। फॉलो अप पे भी आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बातचीत जो हुई है सीपी सिंह और चमरा लिंडा के बीच में, जो नोक झोंक हुआ है जिसको बहस कर सकते हैं, उस चीज को आप भी देख और सुन सकते हैं। हम लोग भी बातचीत करेंगे इस लाइव में कि आखिर क्यों जो है सीपी सिंह ने चमरा लिंडा को, जो कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, सीनियर एमएलए हैं, कई बार सदन का हिस्सा रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव जीत करके आए थे, उसके पहले भी चुनाव जीते हैं, बावजूद इसके सीपी सिंह उनको क्यों नहीं पहचान पा रहे थे। तो सबसे पहला सवाल सनी सारद से है। सनी, बजट सत्र कवर कर रहे हैं लगातार। सनी, ये जो चीजें हो रही है, सबसे पहले आखिरी से शुरू करते हैं। बीजेपी की जो अदृश्य वैकेंसी है उस पर पांडे जी से सवाल ले लेंगे। आप ये पहले बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो सीपी सिंह चमरा लिंडा को पहचान ही नहीं पाए। अब तो वो मंत्री भी बन गए हैं, क्या दिक्कत है? चमरा लिंडा बोलने के लिए खड़ा हुए थे। वो बता रहे थे कि 15 मार्च तक, जनवरी और फरवरी का जो पैसा है वो आ जाएगा, मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो आ जाएगी। उसी पर सीपी सिंह जो है खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले ये बता दिया जाए कि ये कौन है जो खड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ। वो चूंकि चमरा लिंडा जो है वो हमेशा टोपी लगाते हैं, तो टोपी लगाकर वो चूंकि खड़ा हुए थे, और यही वजह है कि सीपी सिंह एक तरह से मजा ले रहे थे, चुटकी ले रहे थे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहन कर आए हैं इसलिए चेहरा दिख नहीं रहा है, पहचान नहीं रहे। सीपी सिंह जी की उम्र भी काफ़ी हो गई है और जो पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो दूरियां हैं वो भी काफ़ी लंबी है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी वो जानना चाहते हो, लेकिन जानते तो थे। दरअसल उन्हें थोड़ा चुटकी लेना था, मजा लेना था। और यही वजह है कि जो अब शुरुआत जिस बात से की है कि अदृश्य वैकेंसी निकली है, तो लड़ाई दरअसल बीजेपी में अब यही है कि सदन के अंदर कौन ज़्यादा बोल सकता है, कौन ज़्यादा ऐसा बोल सकता है जिससे कि लगे कि नहीं, हाँ इसमें कुछ दम दिख रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। जैसे कि जब बालू पर नवीन जायसवाल परसों बोल रहे थे, तब लगा कि हाँ इनकी आवाज़ में दम है, किस तरह से ये बातें रख रहे हैं। तो आज सीपी सिंह को जब मौका मिल रहा था तब वो मजा ले रहे थे। जब सेकेंड हाफ में
सत्येंद्र नाथ तिवारी बालू को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, तब उधर से इरफान अंसारी कुछ बोले, तब फिर सत्येंद्र नाथ तिवारी बोले कि ठीक है, पहले मंत्री जी के विभाग का ही हम बता देते हैं कि कैसे पासिंग आउट किया जाता है एम्बुलेंस को लेकर। अगर गढ़वा से रांची आना है तो 6 जगह बदलना पड़ता है कैसे। तो उस पर इरफान अंसारी कुछ खड़ा होकर अपना जवाब दे रहे थे। तब जो है बीजेपी के जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो फिर खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि मैं सत्येंद्र नाथ तिवारी की बात का अपोज करता हूं, क्योंकि ये तो रशियन डॉक्टर हैं। तो उस पर भी इरफान अंसारी जो है पूरा बमक गए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कंपटीशन चल रहा है विधानसभा के अंदर की खूबसूरती भी है। सीपी सिंह जो कि काफ़ी सीनियर हैं, 6ठी बार विधायक बने हैं, 6ठी की 7वीं बार, 6ठी बार। तो ये और वो जानते हैं कि किस तरह से जो है समा बांध के रखना है, और यही वजह है कि सुबह सुबह वो चमरालिंडा पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। हालांकि जो किसी के वेशभूषा और इस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि सदन की भी देखिए गरिमा होती है, जैसे अगर कोई टी शर्ट पहन के जा रहा है तो उस टी शर्ट पर कुछ छपा हुआ नहीं होना चाहिए। वो आप देखे होंगे कि जब कभी प्रोटेस्ट होता होगा तो उसे खुलवा भी दिया जाता है। तो वो चूंकि टोपी पहन के आए, और टोपी पर पहले भी हम लोग फॉलोअप पर बात कर चुके हैं चमरालिंडा जी से, तो उन्होंने कहा कि यही मेरी पहचान है, अगर टोपी हम खोल देंगे तो लोग पहचानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहले भी टोपी पहनते रहे हैं। सवाल चूंकि इस पे बातचीत करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि सोशल मीडिया पे इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि किसी के रहन सहन या फिर पहनावे पे इस तरीके की टिप्पणी खास करके सदन के अंदर अगर हो रहा है। आप देखिए कि वही सीपी सिंह स्पीकर भी रहे हैं। स्पीकर रहने के दौरान उनको ये मालूम है कि वो जो सीट आवंटन होता है जहाँ पे से चमरालिंडा खड़ा हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो मंत्री के लिए सीट आवंटित है वो, तो वहां से अगर कोई खड़ा होकर व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो वो मंत्री ही है और आप उनको जान भी रहे हैं, आपके स्पीकर रहने के दौरान भी वो एमएलए रहे हैं। तो ये पूरा एंगल इस तरीके से खास करके जो ट्राइबल समाज है वो इस तरीके से ले जा रहा है कि आप पहनावे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, एक तरीके से ये अपमान है और मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। और अभी हम लोगों ने सुबह चूंकि चर्चा हुई थी और अभी हम लोगों ने लगाया ताकि दर्शक देख सकें पूरा कि आखिर उसमें क्या कुछ बातचीत हुई थी। तो अब ये तो सदन के अंदर के प्रोसीडिंग का हिस्सा है और उसी के दौरान की बातचीत है, और अब तो ये बात आगे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। भले ही लोग इस पर चर्चा करें और अपना अपना वक्तव्य दें, विचार रखें, लेकिन ये बात आई गई, खत्म हो गई। चलिए, तो ये बात आई गई और ख़त्म हो गई, सोशल मीडिया पे उसका रिफ्लेक्शन चलते रहेगा। लेकिन पांडे जी, एक जो सवाल है ये जो अदृश्य वैकेंसी को लेकर के और जिस तरीके से प्रतियोगिताएं जो हो रही है, ये भी अदृश्य है हालांकि, मतलब इसको कैसे देखा जाए, कब तक ये वैकेंसी, इसका कब तक रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो सब बोल रहे हैं कि 2-3 दिनों में आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें भी तारीख पे तारीख मतलब मिल रहा है। बजट सत्र के पहले एक उम्मीद थी। हाँ, फिर उस समय कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री चूंकि असम, भागलपुर और मध्य प्रदेश इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो शायद संभवतः एक फाइनल निर्णय नहीं हो पाया। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री दिल्ली में है, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं हो पाया। तो 2-3 दिनों की जो बात की जा रही है, मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा और वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा कि बिहार इलेक्शंस और कई राज्यों में एक साथ बीजेपी सांगठनिक तौर पे बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मतलब संगठन महामंत्री से लेकर, प्रभारी से लेकर, सह प्रभारी से लेकर, चुनाव प्रभारी से लेकर, जहां विपक्ष के नेता हैं उनको लेकर वो तमाम बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी का एडजस्टमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी, झारखंड बीजेपी से एक नया शगुफा दिल्ली तक पहुंचा कि लेट द बेस्ट मैन टू डिसाइड द बेस्ट सीट, सीट इन बेस्ट सीट। तो अब बेस्ट कौन है, कैसे, इसका तो कोई एग्जाम होगा नहीं एलओपी का। अब जातिगत समीकरण जो पहले हमेशा राजनीतिक दल देख के बनाती है कि भाई इस जाति का प्रदेश अध्यक्ष है तो इस जाति का हमारा विधायक दल का नेता हो, उसको कहा जा रहा है कि इस बार छोड़ दीजिए, कम से कम मतलब चुनाव के 2 वर्ष पूर्व तक जो बेस्ट अच्छा परफॉर्म करता, अच्छा बोलता है, उसको अच्छा मौका देना चाहिए।
तो अच्छे की परिभाषा तो और खराब की परिभाषा इस धरती पर तो कुछ है नहीं। आपको कोई चीज बहुत अच्छा लग सकता है, वही चीज मुझे खराब लग सकता है। तो उसी तरीके से अब सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम अच्छा परफॉर्मर है। जैसे नवीन जायसवाल, वो जब बोल रहे हैं बातों को रख रहे हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी का ये है कि वो मजाकिया लहजे में बातों को रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या पॉइंट वाइज बताया और कहा कि बता दीजिए। और जैसे इरफान जी टोक के, उनको भी तुरंत हाजिर जवाबी दे दिया कि भाई आपके लिए भी एक सवाल है, उतावले मत होइए। तो इस तरीके से हर कोई परफॉर्म कर रहा है। चूंकि बीजेपी में जो मीडिया की नजर में परफॉर्मर थे वो सब हार गए चुनाव, सब। मीडिया की नजर में तो मीडिया ये मान के चल रही थी कि बाबूलाल सीनियर हैं तो उनको हो सकता है कि मौका मिल जाए। नहीं, सीपी सिंह हैं सीनियर। 19 से 24 में मीडिया की नजर में परफॉर्मर कौन कौन थे? अमित मंडल, अमर बावरी, रणधीर सिंह, मतलब वक्ता भानु प्रताप शाही। तो ये तमाम लोग चुनाव हार गए। बीरेंद्र नारायण। हाँ, तो इस तरीके का जब अब नया आया है चेहरा, तो अब उसमें एक आपाधापी लगी हुई है। और ये तो जाहिर सी बात है कि रायशुमारी जैसा तो कुछ कराने नहीं जा रही है पार्टी। अगर पार्टी की इच्छा भी होगी, अब इतना दिन हो गया है, किसी पर्यवेक्षक को भेज दे, फिर से रायशुमारी करे, जैसे अमर बावरी जी के समय हुआ था, तो उसकी भी अब मुझे लगता है कि घड़ी खत्म हो। झारखंड बीजेपी में सबसे अधिक समस्या है वो है प्रदेश अध्यक्ष पद की। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष पे तो बाबूलाल मरांडी हैं। हाँ। नेक्स्ट सवाल ये बनता है, जब आप ये बोल रहे हैं कि अब वो समय नहीं रहा है, तो क्या इन सब चीजों के बीच अगर सबसे ज्यादा कोई असहज हो रहा होगा, बाकी के लिए तो उम्मीद बचा हुआ है कि हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। जैसे अचानक से अमर बावरी को मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म किया, हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो क्या इस बार जो परिस्थितियां बन रही है, बाबूलाल मरांडी असहज हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि उन्हीं को लग रहा होगा कि भाई जब उनके नाम पे सहमति होनी होती तो अब तक हो गया होता। मैंने बाबूलाल से कैमरे के सामने भी और ऑफ कैमरा भी पूछा, बोले कि मैं जिस चीज में मेरा हाथ नहीं होता उस पर मैं दिमाग ही नहीं लगाता। जब चुनना है जिनको, वो जो फैसला करेंगे वो मान्य होगा। और ये सिंपल बात है कि आप माने या ना माने, दिल से माने या जुबान से माने, मानना होगा। तो कोई एक अगर आ जाएगा नाम, तो ये नेता प्रतिपक्ष बनाएगा, या कोई नाम आ जाएगा, थोड़ा सा और डिसेंसी मेंटेन करना है, फिर विधायकों की एक बैठक बुलाई जाएगी और सीपी सिंह या मतलब कोई भी सीनियर आदमी से एक प्रस्ताव रखाया जाएगा कि अमुक आदमी को मैं नेता विधायक दल का मानता हूँ। 2-3 आदमी समर्थन कर देंगे, सब हाथ उठा देंगे। ये तरीका होता है। अब ये भी है सिस्टम। बाबूलाल, क्या लग रहा है, बाबूलाल जी प्रस्ताव रखने वाले हो सकते हैं या फिर उनके नाम पे प्रस्ताव आएगा? जो परिस्थितियां बन रही है, क्या दिख रहा है? दोनों हो सकता है। बाबूलाल जी प्रस्तावक भी हो सकते हैं नेता विधायक दल के, या बाबूलाल जी स्वयं उनके नाम का कोई प्रस्ताव भी ला सकता है। ये दोनों परिस्थितियां अभी खुली हुई। मतलब बीजेपी के अंदर जा करके, और खास करके 2024 का जो परिणाम है, और वो जो बीजेपी के अगेंस्ट रही, और बहुत ही बुरा परिणाम खास करके बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो झारखंड में सामने आया, तो ये बाबूलाल के लिए राजनीतिक संकट की स्थिति एक तरीके से उत्पन्न हो गई है बीजेपी के अंदर अगर देखा जाए तो। नहीं, सबसे तो उनको इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आखिरकार उनको बना भी दिया जाएगा तो ये जो 3 महीने का जो गैप है, वो तो बड़ा एक क्वेश्चनेबल हो गया है कि क्या बाबूलाल मरांडी जी को लेकर के बीजेपी के अंदर संशय की स्थिति बन पड़ी। नहीं, देखिए बीजेपी आमतौर पे आप कई एक उदाहरण देखेंगे तो इसमें लेट लतीफ निर्णय लेती ही है। जब जेबीएम का विलय होना था बीजेपी में, तब तक विधायक दल का तो नेता का चयन नहीं हुआ था। बाबूलाल जी के लिए वेट किया जा रहा था। शायद वैसा भी कोई नाम हो सकता है, इसमें कहाँ परहेज है। तो ऐसी कई परिस्थितियां कई बार देखा गया। और रही बात की परफॉर्मेंस, बीजेपी का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं है झारखंड में। इससे बुरी स्थिति में बीजेपी झारखंड में रही है। अब रही बात कि बाबूलाल जी क्या है। हाँ, बाबूलाल जी अगर सरकार बन जाती तो ये कोई तय थोड़ी था कि बाबूलाल जी मुख्यमंत्री होंगे। प्रोजेक्ट तो उसी तरीके से किया जा रहा है। नहीं, प्रोजेक्ट उसमें किया जाता है जिसमें नाम की घोषणा हो जाता है। जैसे रघुवर जी में हुआ था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेंगे, उस तरीके से प्रोजेक्शन करती है। उस समय आप और हम सिर्फ उसको क्या कयास लगाते हैं
और इसी वजह से हम मानते हैं कि उनको, चूंकि अध्यक्षीय प्रणाली है, सब कोई उनका नाम जप रहा था कि भाई अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, तो ये एक परंपरा है, कल कोई भी बन जाएगा। लेकिन अभी जो बीजेपी में चल रहा है, जिन राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पुअर रहा है, वहां एक विचार ये चल रहा है कि यंग को मौका दिया जाए, नई पीढ़ी हाँ, नई पीढ़ी तैयार की जाए, उनका जो सर्वेलांस होगा वो पुराने लोग देंगे, मतलब बैकिंग, हाँ, उनको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो या पार्टी के अंदर उनको कोई अगर लगे कि नहीं भाई कोई पद पे भी आ गया पर उसको उस तरीके से प्रतिष्ठा नहीं दी जा रही है, तो सीनियर लोग कहेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा, जब हैं ये प्रदेश अध्यक्ष, जब हैं ये नेता विधायक दल, तो आप लोग को बात मानना पड़ेगा। तो इसका चल रहा है। अगर वो फार्मूला अगर झारखंड में सेट हुआ तो आपको नाम चौंकाने वाले मिल सकते हैं। कौन हो सकता है नई पीढ़ी में? क्या आप ये मान करके चल रहे हैं कि ये एक जो नीरा यादव का नाम है, मैं एक दिन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मनोज यादव का भी नाम हो सकता है, या फिर और जो दूसरे लोग हैं उनको लेकर के चर्चा है। नहीं, मैं मनोज यादव का नाम कम उस पे ये इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि वो हालिया पार्टी में आए हैं और मनोज यादव भले ही सीनियर नेता हैं, लेकिन नीरा यादव का जिस तरीके से आपने लिया वो भी एक नाम मतलब संभावित लिस्टों में है, ऐसा नहीं है कि उनको सिरे से खारिज किया जाए। और कौन कौन है? नवीन जायसवाल क्या हो? नवीन जायसवाल का नाम सबसे ऊपर में से है। नवीन जायसवाल हैं, उसके बाद ये आपके कहाँ के एमएलए बताइए? एमएलए नहीं, मुझे चेहरा चूंकि एक से, हाँ, राज सिन्हा, अच्छा, धनबाद वाले जी। तीसरा नाम किनका, मतलब उस पूरे मसले में मैं बता रहा हूँ 5 या 6 नाम थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ फंस जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि बाबूलाल जी अब कंटिन्यू करने वाले नहीं है प्रदेश अध्यक्ष, भले वो एलओपी बने या ना बने। तो बाबूलाल जी ने क्या ये मतलब खुद से फैसला लिया है और इससे सूचित करा दिया है पार्टी नेतृत्व को? नहीं, संगठन का आमतौर पे ये है कि भाई अब चेंजेस करना है। अभी तक ये नहीं हुआ चूंकि सदस्यता अभियान चल रहा था। अब जैसे ही फ्रेश बन जाएगा तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो कमेटी नहीं बनेगी, भंग हो जाता है कमेटी, तो उसी का इंतजार किया जा रहा है कि सब जिले का जब प्रोमिनेंट लोगों का मेंबरशिप हो जाए उसके बाद ये फैसला आ जाएगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो अब उसमें क्या है, प्रदेश अध्यक्ष में नाम चल रहा है मनीष जायसवाल, अगर वो बनेंगे तो फिर अगड़ी जाति से एलओपी हो सकते हैं। अगर अनंत ओझा प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो फिर कोई और हो सकता है, पिछड़ी जाति से हो सकता है। और एक तबका इस बार जो चुनाव, रघुवर दास जी या फिर अमर बावरी जी का भी जो नाम चर्चा चल रहा है। हाँ, अमर बावरी जी का नाम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष में। यूथ हैं, अच्छा वोकल है, संगठन अच्छा काम किया, उनकी परफॉर्मेंस, चूंकि बीजेपी आजकल हर चीज को डिजिटलाइज कर रही है, तो जितनी बैठकें होती है उसका इमेज फेसबुक पे अपलोड, ये सोशल मीडिया नहीं, वेबसाइट है बीजेपी का, उसमें कार्यकर्ताओं को अपलोड करना पड़ता है कि जैसे प्रधानमंत्री वो मन की बात करते हैं तो किस बूथ पे, मतलब किस सेंटर पे कितने लोग बैठे, कितना सुना, कौन रेगुलर, मतलब डाटा जो तैयार होता है, तो उस डाटा में अमर बावरी आगे हैं। उस डाटा में रघुवर दास जी का नाम आप नहीं ले रहे हैं क्या? मतलब वो हैं इस रेस में, चूंकि राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद छोड़ करके जो खबरें हैं कि वो फिर आए और पॉलिटिकल एक्टिव हुए बीजेपी में, तो क्या उनका नाम का भी है चर्चा, वो भी हैं इस रेस में? नहीं, बीजेपी फिलहाल इस बात पे ज्यादा जोर लगाई है कि जो होना था पार्टी का हो गया। अब हमारे पास जो भी फायर ब्रांड नेता हैं या जो भी उस तरीके के हैं, वो चुनाव के ठीक एन पहले लाएंगे उनको मेन स्ट्रीम में, चाहे उनको स्टेयरिंग देंगे ताकि एनर्जी बची रहे, मतलब एनर्जेटिक लगे। तो क्यों ना एक नया एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। अगर वो मतलब पांडे जी ये बोल रहे हैं कि इस कूलिंग पीरियड में हो सकता है कि चूंकि चुनाव नहीं है इसलिए कूलिंग पीरियड का नाम इसको दे रहे हैं कि चुनाव से पहले तक किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बना दीजिए और एक नई पीढ़ी को जिम्मेवारी मिलेगी तो उस दिशा में वो काम भी करेंगे, और चुनाव के दौरान हो सकता है कि कोई बड़े चेहरे को सामने लाया जाए। सनी, ये जो पांडे जी बोल रहे हैं क्या वाकई में उसी दिशा में आपके पास भी इनपुट है
कि बीजेपी के अंदर ये जो है कि भाई नई पीढ़ी को ही जिम्मेवारी दे दी जाए, क्योंकि अब जो परिस्थितियां थी वो तो हो गया और अभी सामने चुनाव है नहीं। तो बिल्कुल देखिए, वर्तमान स्थिति को देखकर वैसा ही लग रहा है जिस हिसाब से बीजेपी के नेता परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी भी हाल के दिनों में सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, पहले अक्सर ऐसा होता था कि वो सदन से निकलते थे, गाड़ी में बैठकर फिर चले जाते थे। अब आराम से रुकते हैं, जो जितना पूछता है सब बताते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो सभी बदलाव एक आया है। हाँ, ऐसा तो मुझे लग रहा है। हो सकता है कि पहले भी ऐसे हों, लेकिन चुनाव से पहले जैसे थे और अभी जैसे हैं, दोनों में थोड़ा सा तो बदलाव दिख रहा है। सदन के अंदर भी देखिए, जब आज वो बोल रहे थे तो बहुत फैक्टफुली बातों को उन्होंने रखा कि किस तरह राज्यपाल भी जो पूरा भाषण पढ़े, तो बाबूलाल मरांडी ने बताया कि उसमें पिछले 5 साल की क्या उपलब्धि रही वो नहीं गिनवा पाए राज्यपाल एक भी। उसमें कुछ भी सरकार नहीं गिनवा पाई। सरकार का वो तो सरकार अभिभाषण है, मतलब राज्यपाल नहीं पढ़ पाए, सरकार नहीं पढ़वा पाई उनसे। तो वह ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई एक काम बता दे सरकार कि पिछले 5 साल में ऐसा काम किए हैं जिसको उपलब्धि के तौर पे गिनाई जा सके। तो कई ऐसी बातें सदन के अंदर फिर सदन के बाहर भी, आज भी जैसे कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे थे तो बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि ये निकम्मे लोग हैं। तो उसके बाद सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ही अपना ईयरफोन निकाल के पटके और बोले कि निकम्मा सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं क्या। उसके बाद सारे बीजेपी के विधायक मतलब बाबूलाल जी भी रेस में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस शब्द को जो वो बार बार पिछले कार्यकाल में भी वो दोहरा रहे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी उस आवेग में आकर के, आक्रामकता में उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था, मुझे जैसा याद है, क्योंकि मैं अंदर नहीं, इस बार देखिए उससे पहले भी लग रहा था कि रिएक्ट करेंगे बाबूलाल मरांडी जी, क्योंकि हेमंत मुख्यमंत्री जब भाषण देना शुरू किए तब उन्होंने कहा कि ये लोग देखिए अब एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए हैं, थोड़ी देर में ये लोग सब निकल के भाग जाएगा, कोई नहीं सुनेगा हमको। तो बाबूलाल मरांडी जी उस समय भी निकाल के पटके, तो मुझे लगा कि उसी समय अब सब वॉकआउट करके निकल जाएंगे। लेकिन फिर जब मुख्यमंत्री बोलने लगे तो फिर वो पहने और लग रहा था कि हाँ सुनेंगे आज, लेकिन जिस हिसाब से अटैक करके बोले कि इस तरह से दिखाकर, तो फिर सभी बीजेपी के विधायक बाहर निकले, बाहर मीडिया के सामने भी उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। नीरा यादव ने एक साथ आकर एक साथ नहीं आए, सब अलग अलग ही निकले और बाद में ही निकले। मुझे लगता है कि बहुत देर जब सदन की कार्रवाई खत्म हो गई उसके बाद ही ज़्यादातर विधायक फिर निकले और तब फिर उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरह से निकम्मा किया गया। जेएमएम के विधायक अपने तरीके से डिफेंड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी निकम्मा नहीं कर रहे हैं, निकम्मा जनता ने साबित कर दिया है, यही वजह है कि इनकी ये स्थिति रही, चुनाव परिणाम के आधार पर। जी, एक जो आखिरी में जो महत्वपूर्ण जो एक जैसा कि हमने कैप्शन में भी लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जब सदन में वह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में कोई है जो अफवाह फैला रहा है, और वो अपने साथ जब यह बात बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनको लेकर के बताया जा रहा है कि उनको बीमारी हो गई है। जब वो मास्क लगा करके घूम रहे थे कुछ दिनों तक, उस दौरान ऐसी बातें कही गई, और इस पे जो है एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ये जो भ्रामक जो मैसेजिंग जो हो रहा था पूरे स्टेट भर में, जैसा कि खुद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको स्वीकार भी किया है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। यही वजह है कि हम लोग भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन ने क्यों कहा कि उनके खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो सनी आप ये बताइए कि क्या ऐसी बात है जिसपे मुख्यमंत्री जो है आहत हुए और उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की? नहीं, मुख्यमंत्री बोल रहे थे, बोलते बोलते जब बीजेपी के विधायक बाहर निकल गए तो फिर उन्होंने कहा कि कई तरह के प्रचार दुष्प्रचार भी किया जा रहा है, मैं ये बात सदन में रखना चाहता था। और फिर उन्होंने बताया कि कुछ लोग, चूंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, दिल्ली इलाज कराने के लिए गया था और उसके बाद लौटा तो एक मीटिंग कर रहा था तो उसमें मास्क लगा कर बैठ गया, और उसके बाद अभी कल भी जब महुआ जी को मैं देखने गया हॉस्पिटल तो वहाँ भी मास्क लगा के गया था। तो इसी में जो ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लोग ये रूमर्स फैला दिए कि मुख्यमंत्री को इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में कैंसर हो गया है। तो यही वो बोल रहे थे कि आखिर कौन है ये लोग और कहाँ से ऐसी बातें निकाल कर लाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी 2 साल सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि इसी तरह चलेगा, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत कुछ बोलना चाहते थे नहीं बोले। लेकिन ये दबी जुबान जो है, ये चर्चा सचमुच में जोरों पर थी
कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, कई लोग, हाँ, तो और उसका पटाक्षेप खुद मुख्यमंत्री ने कर दिया कि जो बातें कही जा रही है वो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो चर्चा थी कि अभी हाल में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ था तो इसकी वजह से, या फिर थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से वो मास्क लगाकर पहन रहे थे। कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर ये चर्चा जोर पकड़ ली। एक अभी नियुक्ति पत्र जिस दिन बांटा जा रहा था उस दिन मुख्यमंत्री भाषण नहीं दिए थे, मास्क लगाकर ही बैठे थे। तो फिर हाँ, उसके बाद अधिकारियों में ये चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई थी कि आखिर क्या मुख्यमंत्री जी की तबीयत सचमुच में ज़्यादा खराब है। अब इसके देखिए 2-3 मायने। मुख्यमंत्री जी तो इसके निगेटिव वे में बात की कि भाई इस तरह से र्यूमर्स फैला के और ये कहा जा रहा है कि काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के शुभचिंतक भी हैं, परेशान भी हो जाते होंगे ये बातें सुनकर। दोनों एक तो ये भी मैसेजिंग, जैसा सीएम बोल रहे थे कि ये भी मैसेजिंग तो हो जाता है ना कि अब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो अपने आप पे ही केंद्रित रहेगा उस हिसाब से, और चूंकि जिम्मेदार पद पे हैं, राज्य के सर्वोसर्वा हैं, तो अगर इस तरीके की मैसेजिंग होगी तो एक मैसेज तो खराब भी जाता है। दूसरा है कि उनके शुभचिंतक भी कई हैं। तो पंडित जी, इस तरीके की जो बातें हो रही थी तो इसको मतलब क्या बाकी में मुख्यमंत्री को इसमें पक्ष रखना भी चाहिए था? नहीं, ठीक है, लाइट मूवमेंट था। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवाल भी लिए और जवाब भी दिया, और 2-3 मैं बताता हूँ। बालू पे वो प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दे पाए। हालांकि बस उन्होंने ये कहा कि सीपी सिंह जी जिस बात को बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि दबंगइयत फ्री वाला बालू चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि वो जमाना चला गया जब आपका था, सूर्यास्त हो गया। लेकिन 2 चीज बोला उन्होंने। जैसे एक बोला कि हम जो करते हैं, हमारी सरकार जो इसने किया, पूरे भारत में किसी सरकार ने नहीं किया। वो बता रहे थे कि जैसे बाबूलाल जी ने कहा कि पिछली सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा में मैया योजना एक। दूसरा, हम लोगों ने जो हेलीकॉप्टर, जो एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर, जो एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है, पूरे देश के में आप घूम लेंगे, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां 10 लाख लोगों को लगता था एयर एम्बुलेंस के लिए, आज राज्य सरकार की वजह से मात्र 2-3 लाख में चल जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बोला जरूर कि सामाजिक के अलावा ऐसे कई काम थे सरकार को गिनाने का। हालांकि किस कारणवश अभी राज्यपाल के अभिभाषण में वो छूट गया, तो वो बाबूलाल जी का उसमें उन्होंने जवाब दिया। बालू के मसले पे सीपी सिंह कल बार बार बोल रहे थे कि पैसा ले लीजिए, कहाँ देना है ये बता दीजिए, कब आएगा बालू ये बता, तो वो उसका उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया। फिर जो सत्येंद्र नाथ तिवारी जो आरोप लगा रहे थे कि आप जो पास खेल रहे हैं कि इस तरीके का कोई कानून ला दिया है कि गढ़वा का जो मरीज डायरेक्ट रिम्स रेफर हो रहा है उसको पहले डाल्टनगंज पहुंचा दिया जा रहा है, डाल्टनगंज से वहां से एम्बुलेंस लेकर लातेहार पहुंचा दिया जा रहा है, और लातेहार वाला एम्बुलेंस उसको रांची लेकर आ रही है, और इस समय बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस चला जाता है। तो उस पे उन्होंने, मुख्यमंत्री ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया कि ऐसा कोई कार्यालय का आदेश नहीं है, अगर कोई निकाल दे तो सरकार एट वंस कार्रवाई करेगी जिसने वो आदेश निकाला हो। हाँ, पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब ये इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, अगर कुछ लोग इसको प्रैक्टिस। सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, दूसरे स्टेट में भी हालांकि ये बहुत ही खराब व्यवस्था है कि अगर किसी को गांव को अगर कोई जाता है ब्लॉक में और वहां पे हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है तो रेफर करेगा, तो फिर अब जिला जाएगा, उस जिला से फिर राजधानी के लिए अलग एम्बुलेंस। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है इसमें तो बदलाव होनी ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधा इनकार किया कि कोई सरकार का आदेश नहीं है, अगर कोई निकाल दे तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होगी जो कार्यालय आदेश निकाला होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रैक्टिस इस तरीके का बनाना चाहता है, कई चीजें तो मतलब आपके आदेश के अलावा भी नया सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो बोले उस पे भी सरकार की नजर है, अगर वैसा होगा तो हम कार्रवाई कर देंगे। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ऐसा दावा नहीं करते कि हम 1000 बल्ब जला रहे हैं तो उसमें एक भी फ्यूज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लैप्सेस है, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार उस फ्यूज बल्ब को बदलेगी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मतलब वो सरकार की नीयत दिखा रहे थे कि हमारी सरकार की ये नीयत है। तो वो जो लाइटर मूवमेंट में और जो बात विवाद होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, शुक्रिया।
और बजट सत्र पे विशेष कवरेज आप फॉलो अप पे देख रहे होंगे। जेपीएससी के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, एल शांते को नई जिम्मेदारी दी गई है, पहले वो राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं। तो अब एक उम्मीद जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और आप फॉलो अप पे बने रहिए, जुड़े रहिए लगातार, खास करके बजट सत्र के दौरान जो है हर छोटी बड़ी खबरें जो है आपको यहाँ पे देखने और सुनने को मिलेंगी।